मैं जब भी छुट्टियों से घर पर आता तो मेरे पिताजी मुझे कहीं भेज देते। वो मुझे अपने घर में रहने ही नहीं देते थे। मैं घर के बाहर भी जब जाता तो लोग मुझे देखकर हंसने लगते और कोई भी मेरे साथ बात नहीं करता था। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था और ये सब ऐसा क्यों कर रहे थे? यही जानने के लिए एक दिन मैंने अपने घर में बिना बताए आने का प्लान बनाया। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। मैं एक अमीर खानदान में पैदा हुआ था। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हम लोगों को ज़मीन जायदाद भी बहुत ज़्यादा आती थी और बड़े-बड़े कारोबार भी थे, जो मेरे पिताजी सँभालते थे। यह हमारे पुश्तैनी कारोबार थे, जो मेरे दादा-परदादा की उम्र से चलते आ रहे थे और हमारे पूरे गाँव के मेरे पिताजी चौधरी थे। गाँव में कोई भी काम होता था, तो मेरे पिताजी से पूछ कर ही होता था। सब लोग उनके हिसाब से ही चलते थे। अगर किसी को ₹1 से लेकर लाखों रुपए तक की ज़रूरत होती थी, तो वह सीधा हमारे घर आते थे और मेरे पिताजी से ही लेते थे। मेरे पिताजी लोगों की मदद भी बहुत किया करते थे। किसी को किसी भी प्रकार की ज़रूरत होती, तो मेरे पिताजी झट से उसकी मदद कर दिया करते थे। पूरा गाँव उन्हें देवता के समान मानता था। हर कोई मेरे पिताजी की जय जय करता फिरता था। इसी वजह से मेरा भी पूरे गांव में एक अलग ही रुतबा था। सब लोग मुझे सलाम करते थे और यह बोलते कि चौधरी का बेटा आ रहा है। सब लोग अपने घर में ले जाने के लिए उत्सुक होते थे और मेरे दोस्त भी मेरा बहुत आदर करते थे। इसी वजह से मैं आज तक शान से जीता आ रहा था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। मेरे कोई बहन न थी और ना ही कोई भाई था। हम लोग बस राजी खुशी अपने परिवार में रह रहे थे। तभी एक रोज़ मेरी माँ की मौत हो गई। उसके बाद से तो हमारे घर में दुखों का पहाड़ दौड़ गया। अब मैं और मेरे पिताजी दो ही हमारे घर में रहे थे। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और पिताजी को भी अपनी पत्नी को खोने के बाद पिताजी को बहुत अकेला महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने भी उनका प्रॉपर ध्यान रखना शुरू कर दिया। अब तो वह बिल्कुल अकेले से पड़ गए थे। अब तो गाँव में कोई भी काम होता तो वह बहुत ही कम जाते थे, क्योंकि उनका मन नहीं करता। माँ से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उनके जाने के बाद वे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उन्हें हमेशा याद करते थे। मुझे लगता था कि अपनी माँ को सिर्फ़ मैं ही याद करता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझसे ज़्यादा वह याद करते हैं। और करें भी क्यों ना, अपने जीवन साथी को खोने का दर्द क्या होता है, यह तो सिर्फ़ वही जान सकते थे। खैर, जैसे-तैसे माँ को गुज़रे काफ़ी टाइम हो गया। उससे जैसे-तैसे हम लोगों ने खूब दुःख से उभर कर ऊपर आने लगे। हमारे इतने ज़्यादा धन-दौलत और ज़मीन जायदाद होने की वजह से मुझे नौकरी लगने का तो बिल्कुल भी शौक नहीं था। मुझे पता था कि मैं अपने पिताजी की इकलौती संतान हूँ और पिताजी के बाद मुझे यही तो सब सँभालना है, और अगर मैं नौकरी करने चला गया तो उसके बाद यह सब कौन सँभालेगा? और माँ के जाने के बाद तो पिताजी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। उसके बाद से तो यह सब मुझे ही सँभालना था। तभी पिताजी कहने लगे कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए तुम अब नौकरी की तैयारी करो। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे नौकरी करनी ही क्यों है? इतनी बड़ी-बड़ी हमारी दुकानें हैं, इतना बड़ा कारोबार है और ज़मीन जायदाद है। गाँव के हम लोग चौधरी हैं, मुझे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर घर में कोई दूसरा इंसान यह सब सँभालने वाला होता, तो भी मैं नौकरी कर लेता। लेकिन अब आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको अब आराम दूँ और सब कुछ मैं सँभाल लूँ। आप फ़िक्र मत करो, मैं अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर चुका हूँ और मुझे इन सब का पूरी अच्छी तरह से ज्ञान है। मैं इसे अपने कारोबार को और आगे बढ़ा लूँगा। पिताजी ने कहा कि नहीं, तू नौकरी ही करेगा, इसलिए तू नौकरी की तैयारी कर। पिताजी का कहना भी मैं नहीं टाल सकता था, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा बहस करता तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे पिताजी की बात तो माननी ही थी, इसलिए मैं शहर चला गया और वहीं नौकरी की तैयारी करने लगा। ऐसे ही समय निकलता गया। अब तो मैं नौकरी भी लग चुका था। पूरे शहर गाँव में खुशियों की लहर दौड़ रही थी, लेकिन सबके मन में सिर्फ़ यही एक सवाल था कि मैं नौकरी करूँगा ही क्यों? हमें भला किस चीज़ की कमी है? सब लोग यही बातें कर रहे थे कि चौधरी का बेटा पता नहीं क्यों नौकरी कर रहा है, उसे किस चीज़ की कमी है, जो यहाँ से दूर जाकर नौकरी करेगा। और दुःख की बात तो यह थी
कि जब मेरी नौकरी का जॉइनिंग लेटर आया तो वह हमारे गांव से इतनी ज़्यादा दूर आ गया कि वहां से आने में ही 2 दिन लग जाते हैं। पिताजी ने कहा कि तुम नौकरी के लिए वहीं जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी शादी कर देते हैं। मैंने पिताजी से कहा कि मैं अभी अभी तो नौकरी लगा हूँ और अभी शादी कर लें। कुछ समय रुक जाते हैं, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, हमारे घर में भी कोई किलकारियाँ गूंजनी चाहिए। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो घर में कोई पोता या पोती आ जाएगा, ताकि मेरा भी मन बहला रहे। पिताजी की यह बात सुनकर मैं इमोशनल हो गया। मुझे लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ताकि कल को हमारे बच्चे हों तो पिताजी को भी मन लगा रहे और घर में चहल पहल बनी रहे। लेकिन अपनी पत्नी को तो मैं अपने साथ में ही ले जाऊंगा, तो बच्चों को भी ले जाना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है शादी के बाद जब हमारे बच्चे हो जाएं तो पिताजी मुझे नौकरी से हटवा कर घर पर ही रख लें। खैर, यही सब सोचकर मैंने हाँ कर दी और पिताजी ने मेरे लिए लड़की देख ली। मैंने पिताजी से कहा कि मैं आपकी इकलौती संतान हूँ और हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी हमेशा से यह ख्वाहिश रही है कि लड़की मेरी पसंद की हो। इस लड़की मैं खुद देखने जाऊंगा। मुझे एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो हम रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे। लेकिन पिताजी ने मुझे आंखें दिखाते हुए कहा कि जो मैं चाहूँगा वही होगा, और मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख भी रखी है। हमारे पड़ोसी गांव की ही लड़की है, काफ़ी सुंदर भी है और संस्कारी भी है। तुम्हें इस चीज़ में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए लड़की मैं ही देखूंगा और मैंने देख भी रखी है। अब तो बस शादी की डेट फिक्स करनी है, जो मैं वहाँ जाकर उनसे बात करके फिक्स कर दूंगा। मैंने तो लड़की को देखना दूर, मैंने तो उसकी फ़ोटो भी नहीं देखी थी, लेकिन मेरी चलने वाली कहाँ थी। अब तो मुझे अजीब सा होने लगा था कि पिताजी हर काम में दखल अंदाजी करते हैं। मेरे मन को तो कुछ होने ही नहीं देते। पहले मैं नौकरी नहीं करना चाहता था तो पिताजी ने ज़बरदस्ती मुझे लगवाया। उसके बाद जब मेरी ज्वाइनिंग इतनी ज़्यादा दूर आ गई तो पिताजी ने ज़बरदस्ती मुझे वहाँ जाने के लिए बोल दिया। और अब जब मेरी पसंद की लड़की नहीं है, मैंने फ़ोटो भी नहीं देखी, तो फिर भी उन्होंने मेरे लिए लड़की अच्छी देख ली। पता नहीं किस टाइप की लड़की देखी होगी। मैं ठहरा नौकरी वाला और पढ़ा लिखा, मुझे अपने हिसाब की लड़की चाहिए थी। लेकिन खैर, मेरी चलने वाली कहाँ थी। पिताजी ने तो अपनी ही मनमानी करनी थी। लेकिन जब माँ के जाने के बाद वह अकेले पड़ गए तो उसके बाद से मैंने सोच लिया कि मैं पिताजी को किसी भी काम में नहीं रोकूंगा। यही सब सोचकर मैंने आज तक उनकी हर बात को माना और उनके हर हुक्म को अपनी सर आंखों पर रखा। मैं कभी भी उन्हें मना नहीं कर पाया। खैर, ऐसे ही मेरे लिए लड़की भी देख ली और शादी भी तय कर दी गई। अब तो शादी में कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए घर में तैयारियां भी जोरों शोरों से चलने लगीं। मेरी बुआ जी और सब लोग भी आ गए और घर में मेहमान आने शुरू हो गए। सब लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन मेरे मन में तो एक ही तलब लगी थी कि मुझे जैसे तैसे लड़की को देखना है। अब शादी तो तय हो ही चुकी है, चाहे कैसी भी हो जाएगी वो, लेकिन एक बार मन की तसल्ली के लिए मुझे देखना ज़रूरी लगा। अब मैं किसे कहता कि कोई मेरी बात को समझने वाला नहीं था। तभी मुझे ख्याल आया कि मेरे मामा जी की लड़की जो अच्छी खासी नौकरी करती है और शहर में ही पली बढ़ी है, शायद वह इन सब चीज़ों को समझती हो। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि मुझे तुम्हारी भाभी की फ़ोटो देखनी है, तो कैसे भी करके उसकी फ़ोटो मुझे दिखाओ, किसी से भी मंगवाओ। वो इन सब चीज़ों को समझती थी। पहले तो उसने काफ़ी देर तक मुझे छेड़ा, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि तुम फिक्र मत कर, मैं भाभी की फ़ोटो आज के आज मंगवा कर तुझे दिखाऊंगी। उसने इधर उधर फ़ोन घुमाया तो पता चला कि जिस गांव में मेरी बारात जाने वाली है, उसी गांव में उसकी पक्की सहेली रहती है। उसने कहा कि तू जाकर उस लड़की की फ़ोटो लेकर आओ और मुझे भेज। तभी उसकी सहेली ने फ़ोटो भेज दी। जैसे ही मुझे दीदी ने फ़ोटो दिखाई तो मेरा मन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैंने देखा कि लड़की तो चाँद से भी ज़्यादा सुंदर थी। जिस वजह से मैं डर रहा था वह तो वजह थी ही नहीं, लड़की तो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मानो कोई परी ही उतर आई हो। अब तो मेरे मन को इतना ज़्यादा सुकून था। पहले मेरे शादी के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो मेरा झट से शादी करने को दिल राज़ी हो गया और मैं तो चाहता था कि जल्दी से शादी वाला दिन आ जाए। भला इतना अच्छी लड़की और सुंदर लड़की कहाँ मिलती है। मैंने अपने पिताजी को झट से जाकर गले लगा लिया। पिताजी ने कहा कि क्या हुआ, आज इतना प्यार कैसे आ रहा है। तभी मैंने कुछ नहीं बताया और कमरे में आकर सोचने लगा
कि मैं तो बेवजह अपने पिताजी पर गुस्सा कर रहा था। उन्होंने तो मेरे लिए इतनी सुंदर लड़की देखी है, जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी। लड़की का नाम आरजू था। अब मुझे आरजू से पहली नज़र में ही प्यार हो गया। अब मैं आरजू को किसी भी हाल पर खोना नहीं चाहता था। अब मैंने जल्दी से घर की जिम्मेदारियों को उठा लिया और जल्दी-जल्दी शादी की तैयारियां करने लगा। अब तो मुझे पूरा यकीन था कि आरजू जितनी सुंदर है, उतनी संस्कारी भी होगी, क्योंकि मुझे पिताजी के फैसले पर इतना विश्वास जो हो गया था। जो मेरे लिए इतनी सुंदर लड़की देख सकते हैं, वह संस्कारी भी तो होगी। भला उनका फैसला आज तक गलत हुआ ही नहीं। अब तो सिर्फ एक ही बात की फ़िक्र थी कि मैं और आरजू नौकरी के लिए इतनी दूर चले जाएँगे, तो पिताजी अकेले यहाँ पर रह जाएँगे। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि पूरा गाँव में उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका इतना ख़्याल रखते हैं, चारों ओर उनका बोलबाला है, तो उन्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। उनकी एक आवाज़ पर पूरा गाँव हाज़िर हो जाएगा, तो यह मेरा टेंशन लेने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं सब बातों को भूलकर शादी की तैयारियों में लग गया। अब जैसे-तैसे शादी का दिन आ गया, मुझे दूल्हा बनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया गया। अब मुझे माँ की कमी महसूस हो रही थी। मुझे दुःख आ रहा था कि आज अगर मेरी माँ होती, तो अभी तो न जाने कितनी खुश होती। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता था। मैंने अपने दुःख को बाहर नहीं निकाला और अंदर ही अंदर रोता रहा, क्योंकि अगर मुझे रोता पिताजी देख लेते, तो उनके ऊपर क्या बीतती, ये मैं अच्छी तरह से जानता था। और वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती थी, तो मैं नहीं चाहता था कि पिताजी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। वह इतने खुश हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि उनकी खुशी मातम में बदले। हाँ, मुझे पता है कि पिताजी भी अंदर से माँ को खूब मिस कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को भी दिखा नहीं रहे हैं। इसलिए मैंने भी अपने दुःख को अंदर ही रखा हुआ और सबके सामने अपना हँसता हुआ चेहरा रखा। खैर ऐसे ही मेरी और आरजू की शादी हो गई। अब आरजू का बड़े ही धूमधाम से गृह प्रवेश करवाया गया और अब मेरी और आरजू के मिलन की रात आ गई। मैंने आरजू को देखा और उसके हाथ को थाम लिया। मैंने उसके सारी बातें कहीं जो एक पति अपनी पत्नी को पहली रात को कहता है। मैंने उसे खूब सारी बातें की और कहा कि तुम किसी भी चीज़ की फ़िक्र मत करना। तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए हाज़िर करूँगा। बस तुम उम्र भर इसी बात का ध्यान रखना, ख़्याल रखना, कभी पिताजी को निराश न करना। पिताजी जो भी चीज़ माँगे उनके सामने हाजिर कर देना और कभी भी उनके सामने आवाज़ मत उठाना। अगर एक टाइम वह तुम्हें डाँट भी दें, तो भी तुम उनके सामने कभी भी मत बोलना। और वैसे भी हम लोग तो यहाँ से चले जाएँगे। मैं नौकरी पर जाऊँगा, तो पिताजी भी तुम्हें साथ में भेजेंगे, इसलिए हम कभी-कभी यहाँ पर आया करेंगे। इसलिए तुम पिताजी की इज़्ज़त करना। मेरे लिए तो बस यही सबसे बड़ा तोहफ़ा है। ख़ैर ऐसे ही मैंने और आरजू ने अपनी पहली रात को एंजॉय किया और दूसरे दिन पिताजी के पास जाकर बैठ गए और खाना खाने लगे। तभी पिताजी कहने लगे कि अब तुम्हारी शादी भी हो गई है, अब तो तुम्हें नौकरी पर जाना चाहिए। तुम्हें अगर अच्छी नौकरी मिल गई है, तो तुम अपनी नौकरी को ज्वाइन करो, यही तुम्हारा फ़र्ज़ है। मैंने पिताजी से कहा कि अभी तो शादी हुई है, कुछ दिन और यहीं पर रहने दे दो, उसके बाद ही चला जाऊँगा। लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, तुमने काफ़ी पहले ही छुट्टियाँ ले लीं, इसलिए तुम्हें नौकरी पर जाना चाहिए। अब मैं पिताजी को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैं खाना खाकर उठने लगा। तो मैंने आरजू से कहा कि तुम भी अपना सामान पैक कर लो। तभी पिताजी ने कहा कि आज तो आरजू कहीं नहीं जाएगी, आरजू तो यहीं पर रहेगी। ये सुनकर तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मैंने पिताजी से कहा कि कल ही तो मेरी शादी हुई है और मैंने तो अभी तक आरजू को अच्छी तरह से जाना भी नहीं है, और यह आरजू का फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर मैं हूँ, वहीं पर वह रहे। और वैसे भी मैं नौकरी के लिए इतनी दूर जो जा रहा हूँ, वहाँ से आने में मुझे कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएँगे, क्योंकि 2 दिन तो आने-जाने में लगते हैं और अगर मैं जा ही रहा हूँ, तो कम से कम 6 महीने तो अपनी ड्यूटी को दूँ। इतने महीने में अपनी पत्नी से दूर रहना, तो मैंने शादी ही क्यों की? पिताजी ने कहा कि ज़्यादा सवाल-जवाब मत करो, बस तुम अपना सामान पैक करो, नौकरी के लिए निकल जाओ। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। अब आज तो मुझे पिताजी पर गुस्सा भी आ गया। मैंने इशारों-इशारों में आरजू को कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हें क्या लगता है? तभी आरजू कहने लगी कि जैसे पिताजी कह रहे हैं, हमें वैसे ही मान लेना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम जल्दी छुट्टी लेकर आ जाना। पिताजी को मना मत करना, क्योंकि उन्हें निराश करना ठीक नहीं है। अब मैंने जैसे-तैसे अपने मन को समझाया और दुखी मन से नौकरी के लिए निकल गया। मैं आरजू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मेरी कल ही तो शादी हुई थी और मैंने आरजू के साथ कम से कम कुछ पल भी नहीं बिताए।
ना ही मैंने उससे अच्छी तरह से जाना, फिर भी पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कम से कम मुझे कुछ दिन तो वहाँ पर रहने देते हैं। अगर आरजू को मेरे साथ भेजना ही नहीं था, तो शादी क्यों करवाई? लेकिन खैर, अब कौन मना कर सकता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब मुझे नौकरी पर आए हुए कम से कम 8 महीने बीत चुके थे। अब मैंने सोचा कि मुझे घर जाना चाहिए। मैंने पिताजी को फ़ोन लगाया और कहा कि मैं घर आ रहा हूँ। पिताजी ने पहले तो कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम और रुक जाओ। लेकिन फिर मेरी जिद करने पर पिताजी ने कहा कि ठीक है, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आ जाओ। मैं अपने गाँव के लिए रवाना हो गया और वहाँ जाकर जैसे ही पानी पिया, तो पिताजी ने कहा कि तुम एक काम करो, अपने ननिहाल चले जाओ। वहाँ पर तुम्हारे मामा जी के लड़के की एक नई फैक्ट्री शुरू की है, तो उसे काम सँभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए 2 दिन तुम वहीं पर रह जाओ। मैंने पिताजी से कहा कि मैंने 10 दिनों की छुट्टी ली है, उसी में मैं कुछ दिन ननिहाल चला जाऊँ, तो भला मैं अपनी पत्नी के साथ समय कब गुज़ार पाऊँगा? मैं अपने गाँव में कब रहूँगा? लेकिन पिताजी ने मेरी एक ना सुनी और चिल्लाते हुए कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ, तुम वैसे कर सकते हो। पिताजी के हुक्म को मैं नहीं टाल सकता था। मैं दुखी मन से अपने ननिहाल के लिए निकल गया। वहाँ पर मुझे 2 दिन की बजाय 5-6 दिन लग गए। अब मैं जल्दी-जल्दी वहाँ से काम निपटा कर घर आ गया। सोचा कि 4 दिन की छुट्टी बची है, 4 दिन तो कम से कम आरजू के साथ गुज़ार लूँगा। तभी जैसे ही मैं आकर बैठा, पिताजी ने कहा कि तुम्हारी बुआ जी के पास चले जाओ। अब तो मुझे पिताजी पर गुस्सा आ गया और मैंने चिल्लाते हुए कहा, "यह सब क्या है? अगर आपको मेरे पत्नी के साथ मुझे रहने ही नहीं देना था, तो मेरी शादी क्यों करवाई?" पिताजी को मेरी बात का बुरा लग गया और वह माथा पकड़कर वहीं बैठ गए और बोले कि जो तुम्हारा मन करता है करो, मैं कौन हूँ बोलने वाला। इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और पिताजी पर दया आ गई। मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं 2 दिन अपनी बुआ के पास चला गया। वहाँ पर उन्हें किसी काम से ज़रूरत थी, इसलिए मैं वहाँ रहने लगा। मेरी छुट्टी पूरी हो गई। मैं घर आते सीधा अपना बैग पैक किया और अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मेरे ऑफिस से बॉस का फ़ोन आया। वह कहने लगे कि 4-5 दिनों की छुट्टी और बढ़ा दी है तुम्हारी। अगर तुम रहना चाहो तो मैं इस बात से खुश हो गया। मैंने पिताजी से कहा, अब तो पिताजी का चेहरा उतर गया। मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा कि पिताजी मेरे यहाँ रहने से इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? वह क्यों नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ? लेकिन खैर, मैंने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया और खाना वगैरह खाकर गाँव में थोड़ी देर घूमने के लिए निकल गया। जैसे गाँव में गया तो सब लोग मुझ पर हँस रहे थे। यह वही गाँव था जहाँ पर मेरी जय-जयकार होती थी। सब लोग चौधरी का बेटा बोलकर मुझे बुलाते थे। आज तो कोई भी मेरे साथ बात भी नहीं कर रहा। सब लोग मुझे देखकर अजीब-सा चेहरा बनाकर हँस रहे थे। कोई भी अपने घर पर ले जाने के लिए नहीं बोल रहा था। पहले तो सब लोग बोलते थे, हमारे घर पर आओ, चाय नाश्ता करो। लेकिन आज तो कोई भी मेरे साथ बात भी नहीं कर रहा था। सब लोगों का अजीब-सा रूप देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। घर में पिताजी मुझे घर में नहीं रहने दे रहे थे। गाँव वाले मुझसे ऐसे नफ़रत से बात कर रहे थे। आखिर ये सब चल क्या रहा था? अब तो आरजू ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। खैर, मुझे अब इस मामले की तह तक जाना था, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और घर पर कहा कि मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, मुझे जल्दी जाना होगा। मैंने अपनी पैकिंग की और रवाना हो गया। पिताजी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी जब मैंने यह बात कही कि मुझे जाना होगा। मैंने ऐसा पहली बार बाप को देखा था जो इतना खुश हो रहा था कि अपने बेटे को दूर करके। लेकिन मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया और अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं नौकरी पर नहीं जाऊँगा, एक दिन कहीं और रह लूँगा और अचानक से आकर देख लूँगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तभी मैं वहाँ से निकल गया। एक दिन बाद मैंने पिताजी को फ़ोन किया और कहा कि मैं पहुँच गया हूँ। पिताजी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं कहीं पर नहीं गया था। मैं तो पास ही शहर में होटल में रुका हुआ था। अब मैंने सोचा कि मैं बिना बताए घर पर चला जाता हूँ। यही सब सोचकर मैं घर आ गया और किस्मत भी मेरा साथ दे रही थी कि घर का दरवाज़ा भी खुला पड़ा हुआ था। मैंने धीरे से घर के अंदर प्रवेश किया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे से ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ आ रही थी। तभी मैंने सोचा कि शायद आरजू की कोई सहेली घर पर आई होगी, इसलिए मैंने अपने कमरे में जाना ही ज़रूरी समझा। जब मैं कमरे के अंदर गया तो मैंने जो देखा, उसे देखने के बाद तो मेरे पैरों तले से
ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि पिताजी और आरजू बहुत ही बुरी अवस्था में एक दूसरे के साथ सोए हुए हैं। यह सब देखकर तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे हाथ से बैग छूट गया और मैं वहीं पर बैठ गया और मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं चिल्लाते हुए बोला कि यह सब क्या है। तभी पिताजी ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। उस समय पिताजी की हकलाते हुए बोलने लगे, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और चिल्लाते हुए बोलने लगा। तभी कबर्ड में रखी मैंने अपनी गन बाहर निकाली, जो हम लोग हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए घर में रखते थे, और मैंने अपने पिताजी पर तान दी। शायद मैं पहला बेटा था जो अपने पिताजी पर गन तान रहा था, लेकिन मेरे बाप ने ऐसा ही काम किया था तो मुझे मजबूर होकर ये करना पड़ा। मैंने कहा कि सच सच बताओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। पिताजी ने कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दे। दरअसल तुम्हारी माँ जब जिंदा थी तभी मैं इसके गांव में किसी काम से गया था, जहां पर आरजू भी आई हुई थी। मुझे ये लड़की इतनी अच्छी लग गई कि मेरे इसके ऊपर नीयत खराब हो गई। अब मेरे पास ज़्यादा धन दौलत था, इसलिए मैं इस लड़की को धन दौलत का लालच देकर इसके साथ वक्त गुजारने लगा। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ तेरी शादी करवा दी जाए, ताकि तेरी शादी होने के बाद इसके साथ मैं हमेशा रहूं। और मैंने सोचा कि तुझे ज़बरदस्ती नौकरी करवाई जाए, ताकि तू नौकरी पर चला जाए और आरजू घर में रहे। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि इस लड़की को हमारे घर में ही लाना ज़रूरी है, और अगर तुम्हारी माँ जिंदा रही तो इस लड़की का और मेरा साथ में रहना मुमकिन नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को भी मार दिया है। यह सुनकर तो मैं और भी टूट गया कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ को मार दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी माँ को दूध में जहर दे दिया और सब लोगों से कह दिया कि उसे दौरा आया है। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हारी ज़बरदस्ती नौकरी लगवाई और तुम्हें नौकरी करने के लिए भेज दिया। मैंने सोचा कि तू नौकरी पर चला जाएगा और घर में कोई नहीं होगा, आरजू को मैं घर में ही रख लूँगा। इसके बाद से हम लोग दोनों साथ में एंजॉय करेंगे। और ये लड़की भी पैसों के लालच में आ गई थी, इसलिए यह मुझसे संबंध बनाए रखने लगी थी। उसके बाद से मैंने ज़बरदस्ती तुम्हारी और उसकी शादी करवा दी और इसके घर वालों को खूब सारा पैसा देकर मना लिया। अब जब तुम दोनों की शादी हो गई तो मैंने तुम्हें नौकरी पर भेज दिया और इसके साथ में एंजॉय करने लग गया। इसे तो बस पैसे चाहिए थे जो मैं टाइम पर देते जा रहा था और हम लोग ऐश कर रहे थे। यह सब सुनकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। एक लड़की पैसों के लिए ऐसा कर सकती है और मेरा बाप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उन्होंने तो अपनी पत्नी को ही मार दिया और यह अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ यह सब करते हैं। अब यह सब तो मेरे सहन से बाहर हो गया। मैंने पुलिस को बुलाया और उन दोनों को जेल में डाल दिया। अब इस दुख को मैं पूरी उम्र नहीं भूल पाया और उम्र भर अपनी शादी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे हर लड़की में आरजू ही दिखाई देती थी और अब तो मुझे बाप सबसे भी नफरत होने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए हमेशा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय भारत।